पिम्स अस्पताल में आग लगने के एक अलमनाक वाक़ये में 14 नौमौलूद बच्चों की जानें चली गईं। आखिर अस्पताल में आग कैसे लगी? आग इतनी तेज़ी से कैसे फैली? आग का तो कोई वक्त मुय्यन नहीं होता। नर्सरी को ताला लगा के ही महफूज करना ही चाहिए था। एसओपी वगैरह तो बने होते हैं, ऐसी बात नहीं। कावे का आवा और आले का आला सब खराब है, ये वही समझ आ रही है बात। जी हाँ, उसकी कुछ वजूहात है। 22 मिलियन बजट है 3 साला सर्कल में। बाबा ये तो ये काम क्यों नहीं हो रहे फिर? कितने रुकावटें हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेर मलिक। आज का मौजू इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। पिम्स अस्पताल में आग लगने के एक अलमनाक वाक़ये में 14 नौमौलूद बच्चों की जानें चली गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि 14 ख़ानदानों के लिए ज़िंदगी भर का ऐसा सदमा है जिसका इज़ाला मुमकिन नहीं। आखिर अस्पताल में आग कैसे लगी? क्या इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब इंतज़ामात मौजूद नहीं थे? और सबसे अहम सवाल ये है, क्या इन मासूम जानों को बचाया जा सकता था? आज हम इस अफसोसनाक वाक़ये के हक़ाइक़, मुमकिना वजूहात और ज़िम्मेदारी की बात करेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये भी है क्या 14 मासूम ज़िंदगियाँ बचाई नहीं जा सकती थी? इसी वाक़ये पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जाफ़िर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से। आप कैसी हैं? ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। 14 बच्चे जाँ बहक हो गए, एक अफसोसनाक वाक़या हो गया पिम्स हॉस्पिटल में। आखिर वार्ड में आग इतनी तेज़ी से कैसी फैली? इसके बारे में आप बताइएगा ज़रा। देखिए, आग का तो कोई वक्त मुय्यन नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो कभी, लेकिन एक इट जस्ट कम्स ऑल ऑफ अ सडन, और ये बड़ी भयानक चीज़ है। मैंने चूँकि इसको खुद मुशाहिदा किया है, तो इसके आदमी करीब भी नहीं जा सकता। बहुत ही भयानक चीज़ होती है। अच्छा, अब ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई? ये यहाँ से चलते हैं और फिर देखते हैं इस नहज पे हालात कैसे पहुँचे। जी। तो जो इन्वेस्टिगेट किया है अभी तक, जो सरकारी बयान जो आया है, वो यही लगता है कि जो एसी का जो कंप्रेसर था उसमें आग लगी। वजह उसकी शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है, उसकी बिल्ट इन कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से आग शुरू हुई। और चूंकि वो एक एरिया जो कि बच्चों का वार्ड था, नौमौलूद बच्चों का नर्सरी कह लें उसको आप, एमसीएच के अंदर, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, नॉब्स लगी होती हैं उसकी वजह से ये चीज़ और प्रोपोगेट हुई। प्लस प्लास्टिक मटेरियल, incubators made of plastic, they were there, which are obviously highly inflammable. तो इस तरह ये चीज़ ज़्यादा भड़क उठी। अच्छा, आमतौर से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो सर्जिकल वार्ड्स होते हैं या ऐसी नौमौलूद बच्चों की जहाँ नर्सरियाँ होती हैं, वहाँ HVAC सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, विच इज़ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कंडीशनड एयर अंदर आती है जी। उसमें हीट भी हो सकती है या कूल एयर भी हो सकती है। यूनिट उसका बाहर लगा होता है, डस्ट की शक्ल में आपको हवा पहुंचती है। जी। वो आमतौर से इंस्टॉल होता है, तो उसमें जो होता है उसमें फायर डैम्पर्स भी लगे होते हैं। उसमें हवा साफ करने वाला एलिमेंट होता है हैपा, HEPA, वो भी इंस्टॉल्ड होता है। तो इस तरह एक शफाफ हवा अंदर आती है और आग से जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसका जो डक्टिंग सिस्टम है। यहाँ पर हमने लगा रखे थे स्टैंड अलोन टाइप, जो कि अलमारी टाइप होते हैं एयर कंडीशनर, या स्प्लिट यूनिट्स, यानी कि स्प्लिट यूनिट का फैन और फिल्टर्स अंदर होते हैं और कंप्रेसर बाहर होता है। तो यू आर ओपन टू डेंजर। ये तो कहीं भी किसी वक्त भी कहीं भी हो सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे चीज़ें लगी हुई हैं। तो बहरहाल ये एक जो भी मजबूरी थी उसकी, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये तो हो गई, फायर क्रिएट हो गई, एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। लेकिन उसका एज अ प्रिवेंटिव मेजर जो है, आपने स्मोक डिटेक्टर्स लगाए होते हैं। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। फायर स्प्रिंकलर्स लगाए होते हैं, यानी कि स्मोक डिटेक्ट करता है, उसको एक अलार्म क्रिएट करता है, कोई घंटियां बजती हैं, कहीं वो लोग होशियार हो जाते हैं, कहीं से धुआं उठ रहा है जी। तो उसके मुताबिक एक्शन लिया जाता है। या दूसरी सूरत जिस तरह मैं कहा, स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वाटर की पाइपिंग हुई होती है, छोटे छोटे पानी के धारे जो हैं वो गिरने लगते हैं, वो किसी हद तक वो उसमें हेल्प करता है। ये सब कुछ मौजूद नहीं था बज़ाहिर, जो नज़र आ रही चीज़ें या जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा एक होता है फायर इक्विपमेंट, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स सिलेंडर्स की शक्ल में, चाहे वो पाउडर्ड हो चाहे या वाटर बेस्ड हो, वो मौजूद होते हैं। बज़ाहिर वो भी नहीं था।
एक और एक इसके साथ यानी ऐड ऑन फैक्टर हो गया। अब चलें आप किसी वजह से उस पे काबू ही पा लेते या किसी कंट्रोल में आ जाती, अब निकल के लोग किधर जाएँ बाबा? वहाँ जी। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सें मौजूद थी। ऐसा नहीं हुँ, था कि हुँ। वहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। ठीक है एक नेशनल हॉलिडे थी, वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, हुँ, हुँ। लेकिन स्टिल डॉक्टर्स वर ऑन ड्यूटी और उन्होंने इवैक्यूएट किया। 2nd फ्लोर पे गायनी का वार्ड है और 3rd फ्लोर पे ही एडजॉइनिंग जो था, वहाँ ऐसे वार्ड थे, वहाँ ख़वातीन और बच्चों के साथ अपने मौजूद थी, हुँ, हुँ। उनको इवैक्यूएट किया, तो कुछ सेविंग हुई। हुँ, हुँ। अब इस पर्टिकुलर कमरे में इस नर्सरी के अंदर जो एग्जिट डोर्स हैं दे वर लॉक्ड। क्यों? क्योंकि बच्चे चोरी हो जाते हैं। हुँ, हुँ। कुछ दरिंदा सिफ़्त इंसान उस वहाँ से बच्चे की चोरी कर लेते हैं जिनको औलाद की ख्वाहिश होती है या उसको जो भी करते हैं घिनौने काम। उस हरकत को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ऐसे दरवाजे जो कि रेगुलर इस्तेमाल में नहीं है, जो कि फायर एग्जिट्स थे, उनको ताला किया होता। जी। ताला बंद और ताले की चाबी पता नहीं किसके पास होती है। तो यू कांट ओपन इट ऑन इमरजेंसी। उसका हल ये हो सकता है कि आप कोई पैनिक बार्स लगा दें, यानी कि वो पुश वन साइडेड दरवाज़ा खोलता है, तो उससे खोल के आप यू कैन एग्जिट फ्रॉम देयर, या कोई शीशे का दरवाज़ा हो जो कि ब्रेकेबल होता है, ऐसी सूरत में ब्रेक करके उसको आप वहाँ से निकल सकते हैं। ये चीज़ भी मौजूद नहीं थी। तो पर एक आप एक पिंजरे में बंद थे बेसिकली, हुँ, हुँ। तो इसमें से एग्जिट करना वाज़ नॉट पॉसिबल। दुनिया में होता है, ये कोई अनोखा काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने कहा बच्चे चोरी होते हैं, जी। वहाँ होते हैं, ऐसा है, ये प्रैक्टिस है, साउथ एशिया में तो होता है इस तरह। तो उसके लिए कुछ और हिफाजती तदाबीर हो सकती थी जो कि नहीं थी मौजूद वहाँ पे। तो ये सिचुएशन थी, तो इसमें सारा कुछ ही खत्म हो गया तकरीबन। नर्सरी को ताला लगा के ही महफूज करना ही चाहिए था। क्या वहाँ पे कोई डॉक्टर, नर्सेज़ नहीं होनी चाहिए थी, बच्चों की जान को बचाने के लिए? दूसरी कंट्रीज़ में अगर ज़ल्ज़ला भी आ जाए, जी। तो डॉक्टर सबसे पहले नर्सरी वार्ड को आके बच्चों को महफूज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई अमला मौजूद ही नहीं था, बताया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक एक इन्वेस्टिगेशन उसकी शुरू हो गई, जो हुँ, हुँ। जिसकी रिपोर्ट 5 दिन में मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसको कहते हैं, वो 5 दिनों में आएगी, हुँ, और हुँ। जो इनिशियल रिपोर्ट, इनिशियल फाइंडिंग्स इसको कहते हैं, वो 48 आवर्स में जी। मुहैया की जाएगी। इसमें ये चीज़ें जो आप कह रही हैं, वो चीज़ें सामने आएँगी। एसओपी वगैरह तो बने होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसको प्रैक्टिस किया गया, नहीं किया गया, वो फिर देखते हैं वो किस पे उस पर उसका इल्ज़ाम रुकता है आके। और वजह क्या है? पैसे की वजह है, स्टाफ की शॉर्टेज है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं एज़ ठीक वी है। मूव अलोंग इन दिस जनाब प्रोग्राम। बताइएगा कि पिम्स हॉस्पिटल एक बड़ा दायरा है एब्सोल्युटली। और इसके साथ और भी बहुत से शोबे मौजूद हैं। जी हाँ, जी हाँ। बाकी सब शोबों में भी यही सब कुछ चल रहा है या वहाँ पे भी कोई फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? देखिए, अभी हाल ही में एक किस्सा उठा था कोरोनरी डिपार्टमेंट ऑफ पिम्स, जिसमें सीटीसीए की मशीन वाज़ नॉट वर्किंग हुँ, हुँ। एट अ स्पेसिफिक टाइम। हुँ, हुँ। उसका फिर उस पे शोर उठा और अगेन उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मुदाखलत किया और फिर उसको वो रवां कर दिया उस मशीन को। इस तरह गैस्ट्रो डिपार्टमेंट कह लें या एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट कह लें, उसकी जो एंडोस्कोपी मशीन है, that was not functioning. Now that was reported to the Senate committee at some point of time, few months back. हुँ, हुँ। उन्होंने ये उनको पता मालूम हुआ, उन्होंने एक्चुअली इंस्पेक्शन की थी वहाँ पे जाके, और उनको ये पता लगा ये मशीन खराब पड़ी हुँ, है। हुँ। उसकी जो भी वजूहात थी, फिर उसको उन्होंने एड्रेस किया हुआ। इस तरह ऑन्कोलॉजी और या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ के कैंसर का इलाज किया जाता है, जी। वहाँ की रेडिएशन मशीन इट वाज फंक्शनिंग। हुँ, उसके हुँ। बाद उसमें कुछ खराबी पैदा हुई, कुछ पुर्जों की जरूरत हुई, वो काम मुकम्मल ही नहीं हो सका और मशीन जो है वो आइडल पड़ी रही। उसको भी फिर इसी तरह किसी की तवज्जो दिलाई गई, तो वो फिर मसला हल हुआ। तो ये कोई एक डिपार्टमेंट का किस्सा नहीं है। अब लगता है कोई बुरे दिन आए हैं पिम्स के, एक जी। के बाद एक हर डिपार्टमेंट को कोई अफसोसनाक वाक़या हो रहा है, और ये तो खैर बहुत संगीन वाक़या है। तो ऐसा है, तो कहानियाँ सामने आ रही हैं, हुँ, ये के हुँ। बाद दिख रही हैं। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन होल पिम्स डिपार्टमेंट, वी हैव प्रॉब्लम्स। कहा जाता है आवे का आवा और आले का आला, सब ही सब खराब है, ये वही समझ आ रही है ये बात। जी हाँ, जी हाँ, उसकी कुछ वजूहात हैं हुँ, देखिए। हुँ। इसमें जब आप कोई चीज़ प्रोक्योर करते हैं, जो खरीदते हैं बाहर से लेकर आते हैं, एक कैपिटल कॉस्ट होती है उसकी, जी। यू बाय दैट। ना वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे रहा है, वो किसी हद तक यूनिक होती है, एंड इट इज़ ओनली एड्रेसेबल। कोई मसला हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए उन्हीं के मिस्त्री आते हैं।
जी। जहाँ से भी ये आगे गई, क्योंकि उसके पुर्जे उनके पास हैं, उसकी समझ बूझ उनके पास है। तो उसको कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA। SLA साइन किया जाता है, उसकी माहाना फीस होती है, वो चार्ज करते हैं, वो मुनाफा कमाते हैं, जो भी करते हैं, बट दे आर देयर स्टैंड बाय टू सपोर्ट यू विद द पार्ट्स जी। और उसकी मेंटेनेंस वगैरह। तो वो आया पैसे दिए नहीं जाते, हम्म। या कोई ऐसा चीज है कि SLA वो है, प्रैक्टिस नहीं होता। अगर प्रैक्टिस हो तो ये चीजें यू डोंट गेट सरप्राइजेस, क्या मशीन खराब है तो परसों ठीक थी तो आज क्या हो गया, तो अब क्या करें और क्या ना करें। एक तो ये वजह है, दूसरा ये है कि दे आर अंडरस्टाफ्ड। कोई 1000 पोजीशन है, लगभग का फिगर बता रहा हूँ आपको, जी। जिसमें ज़रूरत है टेक्नीशियंस की या इंजीनियर्स की ज़रूरत है, जो कि इस किस्म की जो मशीनें आती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आती हैं, उनको चलाने के लिए, उनको यानी कि जैसे जहाज़ है उसको उड़ाने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं आपको, जी। इसी तरह मशीन को चलाने की कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली चाहिए होती हैं, जो कि कंपनी वाले ट्रेन करते हैं और उस किसी शख्स को उस काबिल बनाते हैं कि उसको देखभाल कर सके। तो जनाब वो असामियाँ जो हैं वो मांगती हैं कि बंदे इनमें रखे जाएं ताकि मशीनों को चलाया जाए, उनकी देखभाल की जाए और प्रीएम्प्टिव मेंटेनेंस की जाए, ताकि ये सूरत हाल पैदा ही ना हो। अच्छा, तीसरा एक है करप्शन का एलिमेंट, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इससे मुंसलिक है इन चीज़ों से, बल्कि इस प्रैक्टिस्ड अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, नॉट जस्ट हम पिम्स की बात नहीं कर बल्कि अक्रॉस द मेडिकल एरिया। वो ये है कि क्योंकि सरकारी अस्पताल है, मरीज आया तो काम हम करना पड़ेगा, मशीन चलानी पड़ेगी, कौन जी। करे, चांद छोड़ो, तनख्वाह तो मिल ही जाएगी। हम्म। तो उसको कहते भाई मशीन खराब है तो तुमने ये टेस्ट कराने हैं, बाहर से चेक करा लो। वो भी गरीब बेचारा चले जाता है, जेब में पैसे हैं नहीं हैं, किसी से कर्जा लेना है, जहाँ से भी मरता क्या ना करता बेचारा, वो जाके टेस्ट करा लेता है। तो ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि आए ये कोई अपने एक बहाना बना के जो कमीशन उनको वहां से मिलेगी, जिस लैब में उनको भेजा गया मरीज को, वहां से कोई कमीशन मिलेगी, क्या होगा, ये रेफरल फीस को कह लें हम, इस किस्म का धंधा भी साथ चल रहा होगा, विच इज कॉमन प्रैक्टिस। बहरहाल अगेन दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन ये खदशात हैं कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मशीन अगर ठीक है उसको खराब कर दो और इस तरह अपनी जो रेफरल फी कमाओ और तनख्वाह भी लो साथ साथ। तो ये इस किस्म का मसाइल हैं। बताया जा रहा है कि 22 मिलियन बजट है 3 साल सर्कल में, जी हाँ, जो कि पिम्स को दिया जाता है, उसके बावजूद भी इतने मसाइल हैं। जो 3 ईयर बजट, तो ये सब बजट कहाँ जा रहा है? काफी भारी बजट है। एब्सोल्युटली, ये तो सोचने वाली बात है जी। कि पैसे भी या तो पैसे ना हो, मुख्तस ना किए गए हो पैसे, रिपेयर मेंटेनेंस उसका वन ऑफ द हेड्स ऑफ दैट एलोकेटेड अमाउंट। तो बाबा ये तो ये काम क्यों नहीं हो रहे, फिर किधर रुकावटें हैं? तो जिस तरह मैंने कहा ये SLA का मामला हो सकता है, मैन पावर की शॉर्ट हेडेडनेस हो सकती है, या ये तीसरा जो एलिमेंट है करप्शन, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी अगर दिल लगा के इस पे कमेटी बैठे और इस पे कुछ चीजें निकालना चाहे तो चीजें सामने आएंगी। अगर ये आप एक इदारा दुरुस्त कर लेंगे तो इस तरह दूसरे भी दुरुस्त हो जाएंगे, वो एक मिसाल बन सकती है मेरे ख्याल में। तो ठीक है, अब जो हो गया उसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, जो जाने चले गए उनको दोबारा दुनिया में नहीं ला सकते। जो वालिदैन हैं जिनके लख्ते जिगर जुदा हो गए, वो उसका कोई आप उसका कॉम्पनसेशन नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आइंदा ये ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो, या जो दूसरी जो मरीज सफ़र कर रहे हैं वो सफरिंग कम हो जाए, अगर एकदम से एलिमिनेट नहीं हो सकती। बहरहाल कुछ ना कुछ कोई प्रिवेंटिव, तो इससे ये जो 14 जिंदगियां गई हैं ये ज़ाया नहीं हुई मेरे ख्याल में, इससे बहुत सौ का भला भी अल्लाह ताला कर देगा इस बहाने। बिल्कुल। सर बताइएगा कि 24 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, आखिर हुकूमत क्या तहकीकात कर चुकी है अभी तक? इनिशियल फाइंडिंग्स वही जिस तरह मैंने बताया कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने ये कहा है कि पॉसिबली ये शॉर्ट सर्किटिंग प्लस एक्सप्लोजन ऑफ द कंप्रेसर। अब कंप्रेसर जाहिर बात है, अगर वो स्प्लिट यूनिट लगा हुआ है या स्टैंड अलोन यूनिट लगा हुआ है तो कंप्रेसर तो अंदर ही होता है, अगर उसने आग पकड़ी और फिर चीज़ें, तो ये चीज़ यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब दरवाजे लॉक थे, क्यों लॉक थे, उसका क्या कुछ होना चाहिए था, स्प्रिंकलर्स जो हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे थे, फायर इक्विपमेंट मौजूद क्यों नहीं था, इन चीज़ों का जवाब ये चलाना भी आता है कि नहीं किसी को, ये भी कुछ नहीं पता कि फायर ट्रेनिंग, तो सेफ्टी तो बहुत ही सेकेंडरी सा फैक्टर है, सोचा ही नहीं जाता। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से इस एक्सरसाइज से एटलीस्ट कुछ चीज़ें सामने आएंगी जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो शायद हमारी गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे सके ताकि आइंदा आने वक्त के लिए वो चीज़ें बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया जाफ साहब आपका। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी पाकिस्तानी औरतों को अब बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, वो अस्पताल में इंतज़ामिया की गफलत से मारे जा सकते हैं, अगर वहाँ से भी बच गए तो किसी रेपिस्ट के हाथ लग जाएंगे
और अगर वहाँ से भी बच गए तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर या क्लास फेलो से हरासानगी का शिकार होंगे। और अगर यहाँ से भी बच गए तो फिर किसी जालिम दरिंदे लाइफ पार्टनर के हाथ चढ़ जाएंगी। सोचिए, सोच समझकर पैदा कीजिए, क्योंकि ये माशरा तो सुधरने वाला नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।